Good morning everyone. I welcome you all to अपनी जॉब्स एकेडमी। आज से हम आपका रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी सिलेबस हमने अभी तक आपको कवर करवाया है उसके अकॉर्डिंग आपके अब से रिवीजन सेशन होंगे। ठीक है, आज आपका पहला सेशन है। इसमें जितने भी कंप्यूटर के बेसिक्स हैं उस पे हमने आपके लिए सेशन लाया है साइमल्टेनियसली। जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड है, इसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वैसे वैसे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे फर्दर। So starting from question number 1, UNIVAC is option first universal automatic computer, universal array computer, unique automatic computer और unvalued automatic computer। तो आप so right answer is universal automatic computer। Okay, uni stands for universal, AC stands for automatic computer। तो ये आपका एक किस्म का कंप्यूटर था। इट वॉज फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड कंप्यूटर। तो दो चीजें आपने यूनिवैक के बारे में याद रखनी है। पहला, इसकी फुल फॉर्म जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड कंप्यूटर कौन सा था आपका, तो यूनिवैक था। और किसने इन्वेंट किया था? एकॉर्ट एंड मैकलियन एकॉर्ट। ठीक है, एनियाक और यूनिवैक दोनों सेम इन्वेंटर थे इनके। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और यूटिलिटी प्रोग्राम। सो राइट आंसर इज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस, और आपको वहां पे दिया जा सकता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके प्रोग्राम्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। राइट, अगर आपसे पूछा जाए द सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो दो चीजें आपने याद रखनी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके प्रोग्राम्स एंड फर्दर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। तो माइक्रो प्रोसेसर बोलो या सीपीयू बोलो, कंफ्यूज नहीं होना है। सीपीयू को जब हम एक मिनिएचर फॉर्म में किसी भी टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर का ही दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप। माइक्रोचिप बोलो, माइक्रो प्रोसेसर बोलो या सीपीयू बोलो, बट किसमें? स्मॉल फॉर्म में। ये सेम थिंग है। ठीक है, क्योंकि आपका सीपीयू जो है वो बहुत एरिया कवर करता था, इसलिए जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको रिप्लेस कर दिया गया एक स्मॉल फॉर्म से। सारा काम उसका सीपीयू वाला ही होता है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड। थर्ड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर्स थे उसमें आप किसका यूज करते थे? वीएलएसआई टेक्निक मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्निक, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो किसका यूज करते थे आप? बोलो। राइट, देखिए जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने रिवाइज किया है वो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ये आपका फोर्थ में थे आपके, सॉरी ये थर्ड में, फोर्थ में आपके लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। ठीक है, वेरी या अल्ट्रा लार्ज आपके फिफ्थ में आए थे। ठीक है, तो एक बार ये याद कर लो, ये बहुत बार मैंने रिवाइज किया, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे फर्स्ट आए, सेकंड जनरेशन, थर्ड या फोर्थ। दो तरीके से इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट में किसका यूज हुआ था या वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किस जनरेशन में हुआ था? तो दोनों तरीके से आपको मैच पता होना चाहिए। मैच में भी आ सकता है, ऐसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रैंडमली दिया होगा, आप उसमें मैच करोगे। राइट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is considered to be the first supercomputer developed in India? इंडिया में आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा डेवलप हुआ था? सहस
सहस्रथ, सागा 220, परम युवा सेकंड और परम 8000। सो राइट आंसर इज परम 8000। तो चार चीजें हैं जो आपकी फर्स्ट इंडिया में डेवलप हुई, वर्ल्ड में डेवलप हुई। फर्स्ट सुपर जो आपका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया में और वर्ल्ड में, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार नोट कर लो, फर्स्ट आपका जो सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप हुआ वो कौन सा था? माइंड में बिठा दो इसको, ठीक है, ये आपको ऐसे डिस्टिंग्विश होना चाहिए। उधर वर्ल्ड में था आपका भाई क्रे फर्स्ट, जिसके इन्वेंटर थे सेमर क्रे, SEYMOUR, सेमर क्रे, ठीक है। ये आ गई आपकी बात फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन लेटेस्ट भी पूछा जा सकता है कि आपके पास अभी 2024 की अगर हम बात करें, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जो कि इंडिया ने डेवलप किया है वो कौन सा है आपका? तो एरावत, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो फ्रंटियर। ये दो आपके लेटेस्ट हैं अभी 2024 तक की अगर हम बात करें तो जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है एरावत और वर्ल्ड में है आपका फ्रंटियर। दिस इज फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन, प्रोसेसर बोलो, माइक्रो प्रोसेसर बोलो, सीपीयू बोलो, माइक्रोचिप बोलो, एक ही बात है। MBPS, MHz मींस मेगाहर्ट्ज, बिट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड, राइट। तो मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड आपकी किस में मेजर की जाती है? हर्ट्ज और माइक्रो हर्ट्ज। ये इसमें से आपका जो भी ऑप्शन होगा उस पर आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है। Section of the CPU that is responsible for performing mathematical operations, memory, register unit, control unit or ALU. So right answer is ALU, means arithmetic and logic unit। जितने भी आपके mathematical operations होते हैं उनके साथ कौन डील करता है? आपका CPU का ALU यूनिट, ठीक है। प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, लेस देन, ये सब आपका किस में आ जाता है? ALU में। ALU में भी अगर हम स्पेशली डिस्टिंग्विश करके देखें तो ये आपका अर्थमेटिक पार्ट में आता है और ये आपका लॉजिक पार्ट में आता है, ठीक है, राइट। तभी इसको क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Python is a dash, low level language, high level language, machine language or assembly language. So right answer is high level language, ठीक है। मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज में पूरा एक चार्ट बताया था, उसमें 6 से 7 आपके पास लैंग्वेजेस थे, ठीक है। एटलीस्ट वो आप याद करके चले जाओ, जैसे पाइथन थी, C+ थी, फॉर्ट्रॉन थी, ठीक है। ऐसे ये आपको पता होनी चाहिए। Your next question is, the Apple II is a computer of 4th generation, a computer network, a computer language or none of these? So right answer is a computer of 4th generation. Apple II बोला जाए आपसे, डेस्कटॉप बोला जाए आपको। देखिए अब अगर यहाँ पे Apple II मेंशन है तो आप सिर्फ Apple II को लेके नहीं चलोगे, इसका मतलब है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपसे ये भी पूछा जाता है 4th जनरेशन में आपके कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, जैसे Apple II एक एग्जांपल है, वैसे और भी एग्जांपल्स हैं आपकी 4th जनरेशन कंप्यूटर्स की, लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है। ये सब आपके किस में आते हैं? 4th जनरेशन में। अब यहाँ पे Apple II है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा Apple II ही पूछा जाएगा। आपसे डेस्कटॉप पूछा जाए, आपसे लैपटॉप पूछा जाए, ये सब आपकी 4th जनरेशन में फॉल करते हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कभी कभी AI और रोबोटिक्स आपके कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं? तो 5th, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आए थे। एटलीस्ट 2 से 3 एग्जांपल्स आप देख के जाओगे। Your next question is, computer is free from tiresome and boredom.
क्वालिटी है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वी कॉल इट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सब पढ़े हैं, बट क्या आपको इनका मतलब भी पता है कि बोर्डम और टायरसम कौन सी कैटेगरी में आता है? क्या उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं, क्या उसको हम कंप्यूटर की रिलायबिलिटी बोलते हैं, डिलीजेंस बोलते हैं, या वर्सेटैलिटी बोलते हैं? तो बताइए, टायरसम और बोर्डम के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था? So right answer of this question is diligence. Accuracy means accurate, reliability means you can trust on that, versatility means it can perform various multiple tasks simultaneously. वो उसकी वर्सेटैलिटी है, उसको कोई भी काम आप दे दोगे वो काम कर लेगा, ठीक है। अब डिलीजेंस में आपका आ जाता है बोर्डम एंड टायर्डनेस, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद रखने हैं, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, वर्सेटैलिटी, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के, मतलब भी पता होना चाहिए इसमें। Your next question is integrated circuits belong to which of the following generation of computers? Third generation, fifth generation, fourth generation और second generation? ये तो सबको आना चाहिए। So right answer is third generation. ठीक है, जिसको अभी भी डाउट है वो फिर से देख लो एक बार। फर्स्ट में आए थे आपके भाई वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आए थे आपके ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आए थे आपके आईसीज, फोर्थ में आए थे आपके लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिफ्थ में आए थे आपके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, एक बार ये चीज अपने माइंड में बिठा दो। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके किस जनरेशन के हैं? थर्ड जनरेशन। So moving on to next question, the ALU gives the output of operations and the output is stored in the, जो भी ALU यूनिट है आपका CPU का, उसमें जितनी भी ऑपरेशंस होती हैं वो आपकी कौन सी मेमोरी में स्टोर होती हैं? मेमोरी डिवाइसेस, रजिस्टर्स, फ्लैग्स और आउटपुट यूनिट, राइट। तो मैंने आपको स्पेशली बताया था जितनी भी कैलकुलेशंस आपकी ALU परफॉर्म करता है वो आपका एज आउटपुट कहाँ सेव होता है? रजिस्टर्स में। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। अब यही नहीं हमेशा पूछेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा पार्ट करता है, ठीक है। वो तो इसका एक बहुत सिंपल सा है जो सबको पता है। तो अब थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं वो सेव कहाँ पे होती हैं? तो रजिस्टर्स में। तो ये आप याद रखेंगे। मशीन लैंग्वेज इज रिटन एज स्ट्रिंग्स ऑफ 2, 3, 0, 1, 3, 4 और 1, 2। तो ये आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर आपकी जो लैंग्वेज समझता है उसको बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बाइनरी डिजिट से मिलके बनती है, और वो दो बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी मींस 2, तो वो दो डिजिट्स आपकी कौन कौन सी है? 0 एंड 1, ठीक है। The heart of the processor, microprocessor, the heart of the processor which performs many different operations। आपके प्रोसेसर का हार्ट किसको बोला जाता है? जो कि आपके वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ALU, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है। तो जब भी कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस की बात आती है तो आपका कौन सा पार्ट डील करता है? तो सिंपल सी बात है। अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे यही दिया जाए हार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस। आपको डायरेक्ट ऐसे भी दिया जा सकता है हार्ट ऑफ प्रोसेसर इज कॉल्ड, कौन से यूनिट को हार्ट ऑफ प्रोसेसर बोला जाता है? तो ALU। दो किस्म से आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि हार्ट ऑफ प्रोसेसर आपका ALU दिया जाता है। चलो इससे तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि जो ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, बट एज सच अगर दिया है तो आप इसको भी याद रखेंगे। Your next question is which of the following is not a type of computer on the basis of operation?
अब ये सब ऑपरेशन की कंप्यूटर की टाइप्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो कौन सी टाइप नहीं है, नॉट पूछा गया है आपसे। फर्स्ट इज डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड एंड देन रिमोट। बताइए। राइट, ठीक है, तो आपका कौन सा है जो ऑपरेशन पे बेस्ड नहीं है, रिमोट। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा लेती हूँ, जो जो बच्चे अगर भूल गए हैं या जिनको नहीं याद रहा है, कंप्यूटर की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन बोला जाए या वर्क बोला जाए, एक ही बात है। डिजिटल, फिर है भाई आपका एनालॉग और हाइब्रिड। ये तीन टाइप्स हैं आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन या वर्क। अगर हम साइज की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम एंड बोलो सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की टाइप्स की बात की जाए तो तीन टाइप्स पे आपके कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। पहला साइज के बेसिस पे, तो फर्दर चार टाइप्स हैं। वर्क के बेसिस पे तीन टाइप्स है, डिजिटल, हाइब्रिड एंड एनालॉग। और तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो देखिए ऐसा आपसे टाइप्स नहीं पूछी गई, आपसे ये पूछा गया जाता है, वेरियस ऑप्शंस दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। हो सकता है कि रिमोट की जगह आपको रिमोट की जगह यहाँ पे मिनी कंप्यूटर दिया होता, मिनी। ठीक है, तो अब आप पढ़ते, आप बोलते हाँ डिजिटल भी था, एनालॉग भी था, हाइब्रिड भी था और मिनी भी था, बट मिनी आपका किस बेसिस पे था वो भी आपको पता होना चाहिए, वो साइज की बेसिस पे था। सो राइट, इसमें बता दिया था क्या, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पहले पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में ही है आपका कि आपके कंप्यूटर के फादर कौन थे, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया था, ठीक है। Then your next question is, which of the following is known as the language made up of binary coded instructions? बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से मिलके जो लैंग्वेज आपकी बनती है उसको क्या बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक, सी और मशीन। राइट, तो जब भी बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस की बात होगी तो मशीन लैंग्वेज बोलो, या फिर से बता रही हूं बाइनरी, इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा उसको आप टिक मार्क करके आएंगे। ठीक है, और बाइनरी डिजिट्स पूछी जाए तो 0 एंड 1। Which of the following is the smallest unit of data in a computer? Bit, KB, nibble और byte? Bit। ठीक है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी बिट है, बाइट नहीं। 8 बिट से मिलके आपकी बाइट बनती है। ठीक है, राइट। देन फर्दर 1024 किलोबाइट से मिलके आपका एमबी बनता है। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने पढ़ा था। Which of the following is the brain of the computer? CPU, memory, ALU और CU? So right answer is CPU। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलो, माइक्रो प्रोसेसर बोलो, प्रोसेसर बोलो, माइक्रोचिप बोलो। ठीक है, वो सब आपका क्या बोला जाता है, इनको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखिए ये जो सीपीयू है, ये तीनों इसके पार्ट्स हैं। ठीक है,
साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा ऑप्शंस भी देख लिया करो। ये सब किसके पार्ट्स हैं भाई? सीपीयू के। कंट्रोल यूनिट में आपका कोई भी काम, कोई भी टास्क कौन सा एरिया परफॉर्म करेगा वो डिसाइड होता है। एएलयू में आपकी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है, और मेमोरी आपका कोई भी जो फ्यूचर पर्पस के लिए आप चीज सेव करना चाहते हैं वो किस में आता है? आपका मेमोरी में। Which of the following is not a characteristics of computer? Versatility, accuracy, diligence और IQ? हाँ जी बताइए। So right answer is IQ। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया आपको। IQ stands for इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंस कोशेंट आपका कंप्यूटर में नहीं होता, ये इंसानों के केस में यूज होता है। ठीक है, तो बाकी आपकी क्या है? डिलीजेंस, एक्यूरेसी, वर्सेटैलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब आपके किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई? कंप्यूटर के। ये तो एक एक टर्म है, इनके मतलब भी आपको पता होना चाहिए साथ में कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या, वर्सेटैलिटी का क्या है, इन तीनों के मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी। अगर किसी को इन तीनों में से नहीं पता तो वो बता दो अभी अभी। पता है सबको? So moving on to next question, speed of a supercomputer is generally measured in flops, ELOPS, BLOPS, TLOPS। तो सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड पे काम करते हैं, उनकी स्पीड किस में मेजर की जाती है भाई? फ्लॉप्स में। ठीक है, देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी इन अ सीपीयू? कैश मेमोरी पढ़ी है आपने? अब उसका क्या पर्पस है, किसके लिए उसका यूज होता है सीपीयू में? अब दो चीजें आपने इसमें नोट करनी है। पर्पस तो आप चलो बताओगे ही। पहली बात, आपका जो कैश मेमोरी वो कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। टू स्टोर डाटा परमानेंटली, टू कनेक्ट द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स, टू स्पीड अप डाटा एक्सेस फॉर द सीपीयू, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है बताइए? बाकी बताइए। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, एक बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, इतना मैं गारंटी बोल सकती हूँ। अगर इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो आपके किस जनरेशन में यूज होते थे? थर्ड में, राइट। वो किसके बने होते हैं? गोल्ड के, कॉपर के, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन? सो राइट आंसर इज सिलिकॉन। सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलो वो आपकी किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर? कौन सी मेमोरी है जो आपकी रैम और प्रोसेसर के बीच में लाई करती है? रोम, पी रोम, ईपी रोम और कैश मेमोरी? सो राइट आंसर इज कैश मेमोरी। ठीक है, रैम और प्रोसेसर के बीच में आपकी कैश मेमोरी होती है। अगर आपको कैश मेमोरी का मतलब पता होता तो आप यह आंसर मिनट में कर सकते थे। तो मैंने आपको बताया था कैश मेमोरी आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि जितना भी काम सीपीयू परफॉर्म करता है वो आपका कहां सेव होता है भाई? कैश मेमोरी में। यहां से उसको कोई भी चीज इजीली एक्सेस कर सकता है। अभी आपने पढ़ा ना कैश मेमोरी क्या होती है? टू स्पीड अप एक्सेस ऑफ डाटा। जो भी डाटा उस टाइम कंप्यूटर को या सीपीयू को यूज होना है वो आपका कैश मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, तो रैम से कोई चीज आपकी कहां आती है? कैश मेमोरी में आती है। कौन सी चीज आएगी? ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे समझा लो, ये एक आपका बड़ा स्टोर है, ये आपकी एक छोटी शॉप है, राइट। ये आ गया कस्टमर। अब आप इसको ले लो अपना रैम, सॉरी इसको ले लो अपना रैम, इसको ले लो आप कैश मेमोरी।
इसको कस्टमर को ले लो आप अपना सीपीयू। अब आपको सीपीयू को कोई चीज चाहिए, वो आप कहां से मांगेगा? जो भी चीज चाहिए होगी रैम, मतलब स्टोर से आप वो चीज यहाँ पे लाके रखोगे जो कि आपको उस टाइम यूज होती हैं, राइट? तो समझ में आई आपको बात? मतलब रैम बेसिकली आपका एक स्टोर है जहां पे वेरियस इंफॉर्मेशन स्टोर हो, लेकिन उसमें से जो चीज सबसे ज्यादा सीपीयू को उस टाइम जरूरी है वो आपकी कहाँ आती है? कैश मेमोरी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोम टाइप? रोम की कौन सी टाइप है इसमें से? डी रोम, एस रोम, पी रोम और ए रोम? बताइए, बाकी भी बताइए, कौन कौन बोल रहा है पी रोम? सो राइट आंसर इज पी रोम। ये दो कोई टाइप नहीं होती, पहली बात ये कोई टाइप ही नहीं होती, ठीक है? ये भी, ये तीनों आपकी कोई टाइप ही नहीं है, ये तो किसी की भी टाइप नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से एक बार अपने माइंड में इस चीज को बिठा दो। रोम की 4 टाइप्स है। मास्क्ड रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम की 2 टाइप्स है, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। ठीक है, तो ये आपकी रोम की टाइप नहीं, रैम की टाइप है डी रैम एंड एस रैम। ठीक है, ए रोम नाम की कोई टाइप नहीं होती। रोम में आपकी 4 टाइप्स है। ये तो आपको टाइप्स ही नहीं अभी पता, अभी एक एक का मतलब पूछा जाता है। एम स्टैंड्स फॉर मास्क्ड, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल। आपको अगर नोट्स मिले हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही फिर भी आपको क्यों नहीं पता है? नोट्स तो पढ़ लिया करो। अब आप बोल रहे थे अभी तक नोट्स नहीं मिले। इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। ठीक है, ये दोनों आपके किसका पार्ट है भाई? मैन मेमोरी का। मैन मेमोरी बोलो, प्राइमरी मेमोरी बोलो, इंटरनल मेमोरी बोलो, एक ही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी टाइप? प्रिंटर, रोम, हार्ड डिस्क और रैम। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है इसमें से? सो राइट आंसर इज रैम। रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, मैन मेमोरी का पार्ट है, या फिर इंटरनल मेमोरी का पार्ट है। रोम आपका किस में आ जाता है? रोम के बारे में आप 2 चीजें याद रखेंगे, एक इसकी डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म, दूसरा ये क्या होती है? नॉन वोलाटाइल। आई समझ? रैम इज वोलाटाइल, रोम इज नॉन वोलाटाइल। रैम के नाम से याद रख लो ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने अपना सिस्टम ऑफ कर दिया तो वो उसको हम फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका ही दूसरा नाम है वोलाटाइल मेमोरी। चूज द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है? माइक्रो, मिनी, सुपर, डिजिटल कंप्यूटर्स। और कोई? सो राइट आंसर इज डिजिटल कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर भी आपकी एक कंप्यूटर की टाइप है, बट किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक है, ये 3 और प्लस
मेन फ्रेम, ये किस में आ जाते हैं आपके भाई? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज की बेसिस पे आपकी ये 4 टाइप्स हैं। ये आपकी है वर्क के बेसिस पे, डिजिटल, हाइब्रिड और एनालॉग। देन पर्पस के बेसिस पे जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। इतनी बार एक एक चीज रिवाइज करवाइए ना। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स और द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। बताइए। तो राइट आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर होता या पोर्टेबल कंप्यूटर्स होता, एक ही बात। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में आपके पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, और ऐसे अगर पूछा जाए तो कौन सी जनरेशन के हैं? 4th जनरेशन। तो देखिए, जिस जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको सब तरीके बता रही हूँ। जनरेशन पूछी जा सकती है या पूछा जा सकता है कौन से टाइप है, तो माइक्रो है, मिनी नहीं, सुपर नहीं, माइक्रो। ठीक है, ठीक है, हो गया अब रिवाइज जिस जिसका गलत है। सो दिस इज योर माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल्स है, या फिर 4th जनरेशन। What is the full form of BIOS? Board input output system, basic input output system, based input output system या booting input output system? Right. So right answer is basic input output system. ठीक है, अब BIOS के बारे में जो जो चीजें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली इसकी फुल फॉर्म, दूसरा कहाँ पे होता है ये। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, किस पार्ट में आपका बायोस होता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपके मदरबोर्ड का पार्ट है। क्या करता है? जितने भी आपके स्टार्टअप टास्क हैं, कंप्यूटर को ऑन करते टाइम जो जो टास्क परफॉर्म होने होते हैं वो किस में होते हैं भाई? बायोस करता है वो काम। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको बायोस के बारे में पता होनी चाहिए। What is the purpose of BIOS in computer? चलिए, to store data permanently, to connect the CPU to other components, to manage hardware resources, to perform basic startup tasks. So right answer is to perform basic startup tasks. अभी मैंने आपको बताया BIOS के बारे में, आपको 3 चीजें याद रखनी है। फुल फॉर्म मदरबोर्ड में होता है, और ये आपके स्टार्टअप टास्क में जो भी काम आते हैं वो सब कौन करता है? बायोस। फिर अभी की चीज अभी नहीं आपको याद रही, तो आपका बायोस क्या करता है? जितने भी बेसिक स्टार्टअप टास्क हैं वो आपका बायोस परफॉर्म करता है। अब इसको आप याद रखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रोम और इजी प्रोग्रामेबल रोम। B. So right answer is erasable programmable ROM. ठीक है, अगर यहाँ पे EEPROM पूछा जाता तो बाकी सब सेम था। E से आपका इलेक्ट्रिकली। एक ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरी, EPROM में आपका UV लाइट का यूज होता है, EEPROM में आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकली वर्ड याद है ना, तो इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। EPROM में आपका UV लाइट यूज होता है। ठीक है, when entire CPU, both CU and ALU is contained on a single tiny silicon chip, it is known as macroprocessor, middle processor, mini processor or microprocessor. और कोई? ठीक है, तो मैंने बहुत बार ये चीज रिपीट कर ली कि आपका CPU बोलो आप स्मॉल फॉर्म में, टाइनी, या फिर हाँ इसी को ही आप क्या बोलते हो? माइक्रो प्रोसेसर। और इसके कौन से नाम हैं? और क्या पढ़ा आपने अभी तक? माइक्रोचिप
ये सब सेम है, ठीक है। तो जब भी आपका सीपीयू एक स्मॉल फॉर्म में किसी भी टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज मैन मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइम मेमोरी। तो प्राइमरी स्टोरेज का दूसरा नाम क्या है आपका, ठीक है, राइट। सो राइट आंसर इज मैन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, रैम और रोम, तो इनको हम बोलते हैं मैन मेमोरी। ऑक्सिलरी बोलो या सेकेंडरी बोलो एक ही बात है, और बोल सकते हो आप एक्सटर्नल मेमोरी, और उसको इंटरनल, प्राइमरी मैन और इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज प्रोसेस्ड, मैन्युपुलेटेड एंड इंटरप्रेटेड डाटा, फैक्ट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। ये आपका प्रोसेस्ड, मैन्युपुलेटेड या इंटरप्रेटेड डाटा होता है। So right answer is information. मैंने आपको बताया था अनप्रोसेस्ड होता है आपका डेटा और ये होता है आपका इनपुट। प्रोसेस्ड होती है आपकी इंफॉर्मेशन और ये आपका आता है आउटपुट में। जो भी टास्क, इंस्ट्रक्शन आप अपने कंप्यूटर को देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, एक अनप्रोसेस्ड मटेरियल की फॉर्म में, उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं डेटा। वो आप एज ए इनपुट अपने कंप्यूटर को देते हो, लेकिन जब आपका उस पर प्रोसेसिंग हो जाती है, उस पर काम हो जाता है, जो रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिखता है उसको आप इंफॉर्मेशन बोलते हो और वो आपका एज ए आउटपुट होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर आपको देता है। What is the full form of flops in the context of speed of supercomputer? अभी आपने पढ़ा स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर को आप किस में मेजर करते हो, फ्लॉप्स में। अब फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फिक्स पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोट पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड और फीड पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। सो राइट आंसर इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो फ्लॉप्स, पहली बात आप याद रखोगे, सुपर कंप्यूटर की स्पीड आप फ्लॉप्स में मेजर करते हैं और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है भाई फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अब एक चीज आप नोट कर सकते हो, फ्लोटिंग और फ्लोट पॉइंट में कितना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस है, फ्लोट पॉइंट मत करके आ जाना। Which type of language a computer understands without using a translation program? High level language, middle level language, machine language और assembly language? ठीक है, तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपका कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन के समझता है? तो वही लैंग्वेज जिसमें जो वो समझ सकता है वो कौन सी थी भाई, मशीन लैंग्वेज, और दूसरा नाम है इसका बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। What is the full form of RAM? Random access memory, read access memory, real access memory और random alternate memory। तो RAM की फुल फॉर्म है आपकी random access memory। ये आपकी वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? रैम के बारे में कुछ चीजें आप याद रखेंगे, जैसे रैम आपकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी या मैन मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। हाँ, इसकी टाइप्स क्या क्या टाइप्स पढ़ी आपने इसकी? S stands for स्टैटिक,
डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक। ठीक है, तो ये दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि टाइप्स इन एस रैम और डी रैम। और एस रैम में एस स्टैंड करता है आपका स्टैटिक के लिए और डी स्टैंड करता है आपका डायनामिक के लिए। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल? 2, 1, 3 और 4। ठीक है, तो आपकी निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4। 8 किस में होते हैं? बाइट। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट। तो 3 चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क और एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी? मेन, कैश, प्राइमरी, सेकेंडरी? सो राइट आंसर इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में आपके वो चीजें आती हैं जो आप एक्सटर्नल डिवाइसेस आप अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं। प्राइमरी में आपकी आती है रैम एंड रोम, पहले ही मैंने बता दिया, तो इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। कैश मेमोरी तो मैंने आपकी बताई थी, वो होती है जो जहां से आप अपने सीपीयू को कोई भी इजीली स्पीड अप डाटा एक्सेस करना चाहते हो, वो आपका कैश मेमोरी से होता है। तो मैग मेमोरी बोलो, प्राइमरी मेमोरी बोलो, एक ही बात थी। तो ये 3 तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे थे। तो आपका कौन सा है भाई? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? फ्लॉपी डिस्क, सीवीडी, सॉरी सीडी, डीवीडी, ये सब आपका किस में आ जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्म यूआरएल? यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिकॉर्ड लोकेटर, अनइंटरप्टेड रिकवरी लोकेटर। So right answer is यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो URL की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका क्या काम होता था भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का? URL से क्या करते थे आप? ब्राउजर पे जब भी आप कोई चीज सर्च करते थे तो उस कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसका एक यूआरएल होता है। ठीक है, जैसे अगर आप कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो पहले आप उसका लिंक कॉपी करते हैं और जो लिंक आप कॉपी करते हैं वो होता है यूआरएल। जैसे हर एक चीज को एक नाम दिया होता है ना, आप सबके एक नाम है, मैं नाम बोलूंगी बच्चे को पता चलेगा कि किसका नाम बोला जा रहा है, किसने खड़ा होना है। वैसे ही यूआरएल आपका एक लिंक होता है जो कि एक चीज को स्पेसिफाइड होता है। अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप उसका लिंक कॉपी करके उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिफॉर्म, यूनिक नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Which of the following is not a programming language? अभी तक आपने लैंग्वेजेस पढ़ी, हाई लेवल असेंबली में, मशीन लैंग्वेज। इसमें आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है? जावा, HTML, पाइथन, SQL। So right answer is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. देखिए भाई, अब एक चीज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। SQL जो बोल रहे थे, पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होती तो आप नहीं बोलते। मैंने आपको बोला किस में यूज हुई थी? क्यूरी लैंग्वेज किस में यूज हुई थी, किस जनरेशन में? क्यूरी लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज हुई थी आपकी? 4th जनरेशन में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो थी ना, 4th जनरेशन में आपकी क्यूरी लैंग्वेज का यूज हुआ था। HTML आपकी लैंग्वेज है, बट कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स लिखते हो, वो भी कौन से डॉक्यूमेंट्स? वेब पेजेस के लिए। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके वेब पेजेस जो हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज में आपके पेजेस लिखे जाते हैं? तो HTML में।
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आपके वेब पेजेस लिखे जाते हैं। बाकी कोई भी चीज आपकी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती। कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। समझ में आया फर्क इसका? ये सिर्फ वेब पेजेस के रिलेटेड है। बाकी ये जो पाइथन, HTML, जावा, एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C+, तो ये आपका डिफरेंस है। HTML अगर यहाँ पे आपको दिया होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट वेब पेजेस, तो HTML आना था। ठीक है, तो HTML और वेब पेजेस आप अच्छे से कनेक्ट करके याद कर लो। HTML में आपके वेब पेजेस लिखे जाते हैं। What does CAD stand for? Computer Animated Design Complete Algorithm Debugger. Computer Aided Design Complex Auxiliary Design. So right answer is Computer Aided Design. अब आप मुझे ये बताओगे इनपुट में कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें यूज होती थी? कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस आपकी यूज होती थी CAD स्टेशन में, CAD डिजाइनिंग में? ये दोनों इनपुट डिवाइसेस आपके CAD में यूज होती थी। कोई भी आप कंप्यूटर एडेड 3D डिजाइन बनाना चाहते थे, उसमें आपका किसका यूज होता था? ट्रैक बॉल का और जॉयस्टिक। तो दो चीजें आपको यहां से पता चली। ये दोनों पहली बात तो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। किसमें यूज होती है? ट्रैक बॉल के और भी यूजेस हैं। ये दोनों आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। इनपुट है, इनपुट के अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक का यूज आपके CAD स्टेशंस में होता था। CAD कैम स्टेशंस। कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय ठीक है, कंप्यूटर तो आपका डेवलप हुआ, लेकिन उसका बेसिक आर्किटेक्चर जो डेवलप किया था वो किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल और गॉर्डन मूरे। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, मैंने आपको एज सच भी करवाया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसको बोला जाता है, तो वही आंसर है इसका, जो जिनका फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। कौन कौन चार्ल्स बेबेज बोल रहे हैं? राइट आंसर इज जॉन वॉन न्यूमैन। एज सच अगर पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन, फादर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेडी एला लवलेस। ठीक है, वो आपकी एक लेडी थी जिन्होंने प्रोग्रामिंग बनाई थी आपकी कंप्यूटर की। तो उसमें आपका एक ही लेडी है, वो याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है, पूछिएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आते हैं आपके जॉन वॉन न्यूमैन, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ब्लेस पास्कल ने आपका कौन सा इन्वेंट किया था भाई? पैस्कलिन। एक कंप्यूटर था आपका, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर, एबैकस के बाद आया था। ठीक है, एबैकस के बाद जिस कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था वो था पैस्कलिन, और वो बनाया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा। तो अच्छे से याद कर लो इसको। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका किसने डेवलप किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। इमेजेस आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स each of which is known as cursor, pointer, pixel count. So right answer is pixel. तो एज सच भी आपको पता है आपकी इमेजेस जो है वो छोटे छोटे स्पॉट से मिलके बनते हैं। ऐसे आपको पता नहीं चलता जब आप अपनी इमेज को HD क्वालिटी में देखते हो, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल जूम करके देखोगे तो स्मॉल स्मॉल स्पॉट से आपकी इमेज बनी होती है, और एक स्पॉट को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल। Which of the following is the world's first supercomputer? Fugaku, Param, Cray-1, IBM 370. So right answer is Cray-1. अभी मैंने आपको बताया चार चीजें, चार नाम आपने याद रखने ही रखने हैं। पहला, फिर से रिवाइज करवा रही हूं, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड।
और लेटेस्ट। फर्स्ट आपका इंडिया में था भाई परम, वर्ल्ड में था क्रे फर्स्ट। जो कि बनाया गया था सेमर क्रे के द्वारा। लेटेस्ट है आपके इंडिया में एरावत। अभी तक 2024 तक की अगर हम बात करें, एरावत आपका वर्ल्ड में 75th रैंक पर है, इंडिया में फर्स्ट है एरावत, और वर्ल्ड में फर्स्ट है आपका फ्रंटियर। अच्छे से याद कर लो इसको, ठीक है। इंडिया की बात करें, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था आपका परम 8000 और क्रे फर्स्ट। एरावत और फ्रंटियर ये आपके फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड हैं। और अगर एरावत की वर्ल्ड पे बात करें तो 75th रैंक पे आता है एरावत और फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि अभी तक तो हमने सारा टर्म्स पढ़ ली, लेकिन अब इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन है आपका। कौन सा है आपका, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी गवर्नमेंटल बॉडीज को नेटवर्क प्रोवाइड करती है? एनआईसी, एनएएसएस, सीओएम, सीआईआई, एमआईटीवाई। इंटरनेट पे तो सब मिलेगा, ठीक है। ऐसे बताओ। तो खैर ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। अच्छे से इसको ध्यान में बिठा लो, क्योंकि आपके पीवाईक्यूज में से क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2-3 पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है। तो एनआईसी ही आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी इंडिया की गवर्नमेंटल बॉडीज को, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज का डिफरेंस पता है ना आपको, जो कि इंडिया गवर्नमेंट के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उनको जो नेटवर्क प्रोवाइड करती है, कौन सी करती है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब अभी तक सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, बट इसकी फुल फॉर्म भी अब पूछी जा सकती है। तो एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेशनल इंफॉर्मेशन, नहीं इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसका हेडक्वार्टर है भाई दिल्ली में। फॉर्म हुई थी ये 1976 में। हेडक्वार्टर भी याद रखने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत है आपको फुल फॉर्म याद रखने की और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम पता होना चाहिए। बाकी ये इसमें से आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लोगे तो ठीक ही है। ये ऐसा चाहिए आपके जीके में फॉल करता है, कंप्यूटर में नहीं। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन होती है, इसमें उतनी कंफ्यूजन, हाँ सीआईआई में हो सकती है कि आपको लगेगा कुछ कंप्यूटर के रिलेटेड है, तो ये नहीं है, ये आपकी कुछ ट्रेड के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इसको आप छोड़िए। इसमें और इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसमें आपका एनआईसी राइट ऑप्शन होगा, एमआईईटीवाई नहीं होगा। So that's all. Thank you.